नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11th की बुक का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जीव जगत था कल, आज है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए पहला जो है जीव जगत का वर्गीकरण। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि सन 1969 में आर एच विहेक्टर ने कब 1969 में 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की थी। पहला क्वेश्चन बनता है कि 5 जगत पद्धति किसने लागू की थी और कब की थी। तो 5 जगत पद्धति जो है 1969 में आर एच विहेक्टर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 5 जगत के नाम भी बताना है, वो भी पूछा जाता है। तो 5 जगत वर्गीकरण में सम्मिलित जगत के जो नाम होते हैं, पहले पे आता है मोनेरा, दूसरे पे आता है प्रोटिस्का, तीसरे पे आएगा फंजाइन, चौथे पे आएगा प्लांटी और पांचवे पे आएगा एनिमेलिया। ठीक है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला का क्वेश्चन क्या पूछता है? अगला पूछता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति आपकी काइटिन की और हरित पादप की सेल्यूलोस की बनी होती है। 2 क्वेश्चन और यहाँ से, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और हरित पादप की सेल्यूलोस की बनी होती है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि कवक को कौन से जगत में रखा जाता है। तो कवक को हम रखते हैं फंजाइम जगत में रखते हैं। ठीक है, चलिए मैंने ये चैप्टर पूरा पढ़ा, इसमें जो जो मुझे लगे वो आपको हाईलाइट करके क्वेश्चन बना दिए। क्वेश्चन समझो, थ्योरी समझो, सब कुछ इसी में है। ठीक है, ये 2 नंबर का चैप्टर था, तो मैंने कहा पूरा चैप्टर पढ़ाने में टाइम लगता है, इसलिए जो खास खास मेन पॉइंट हैं शॉर्ट नोट्स बनते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ठीक है, चलिए जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर। चलिए अगला क्या है? प्लांटी और एनिमेलिया। क्या प्लांटी और एनिमेलिया जगत को किस में पादप और प्राणी जगत कहते हैं? प्राणी जगत और पादप जगत किसको कहते हैं? प्लांटी और एनिमेलिया जगत को क्या कहते हैं? पादप और प्राणी जगत कहते हैं। चलिए अगला, जितने भी बैक्टीरिया आते हैं ना वो सब किस में आते हैं? तो जितने भी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जितने भी बैक्टीरिया कौन से में आते हैं? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत सभी बैक्टीरिया को रखा जाता है। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूह में बांटा गया है। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर कितने? 4 समूह में बांटा गया। कौन कौन सा? गोलाकार, छड़ रूपी, कामा आकार और विब्रियन तथा सर्पिलाकार। चलिए 4 समूह। गोलाकार आकार जिसे कहते हैं बहुवचन कोकाई, छड़ाकार बेसिल्स जिसे कहते हैं बहुवचन बासिल्स, कामा आकार और ब्रिबियन जिसे कहते हैं हम बहुवचन बिब्रिटिया, तथा सर्पिलाकार स्पाइरल में बांटा गया है। ये 4 प्रकार में बांटा गया है आपको। अगला, बैक्टीरिया अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित करते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि बैक्टीरिया अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो बैक्टीरिया अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पर निर्भर रहते हैं। बैक्टीरिया किस पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए? तो बैक्टीरिया भोजन के लिए अन्य जीवधारी अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी तथा रसायन संश्लेषी होती है। चलिए अगला, आद्य बैक्टीरिया आ जाते हैं, है ना। आद्य बैक्टीरिया का स्थान हेलोफी, अत्यंत लवणीय, थार्मोसी, गर्म झरने और मेनोजाइन में पाए जाते हैं। मेथेनोजेनिक जो होते हैं आद्य बैक्टीरिया, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, सही देख लेते हैं। आद्य बैक्टीरिया का वास स्थान जो होता है जिसे हम कहते हैं होलोफी, अत्यंत लवणीय क्षेत्र होता है। थार्मोसी, गर्म झरने और स्वच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? मेथेनोजेन अनेक रुमेंट पशुएं जैसे गाय और भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से मीथेन CH4 गैस का उत्पादन होता है।
CH4 गैस का उत्पादन किससे होता है? तो मेथेनोजेन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय और भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर से CH4 गैस का निर्माण होता है। यू बैक्टीरिया क्या होता है? चलिए यू बैक्टीरिया पर आ जाते हैं। यू बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को नीले हरित शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया का एक नाम क्या है? आपसे पूछ ले नीले हरित शैवाल का एक नाम क्या है, तो आपको बताना है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। देखो अभी तो मैं आपको वन शॉर्ट नोट्स भी बता रहा हूँ, इसके बाद आपका पूरी एक बार और थ्योरी करवा दूंगा मैं, ठीक है? ये तो जो खास खास IMP है ये बता रहा हूँ, थ्योरी और अच्छे से और कर लेंगे। चलिए बैक्टीरिया में क्या आते हैं? बैक्टीरिया जैसे नोस्टाक और एनाबिया पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोस्टिन नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। परपोषी बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविक उत्पादन में, लेग्यूमेन पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। ये क्वेश्चन बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया कोशिका विभाजन द्वारा क्या करता है? बैक्टीरिया कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करता है। अगला सबसे छोटी, हाँ ये क्वेश्चन वेरी IMP, सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं कौन सी हैं? सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं माइक्रोप्लाज्मा। और किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो माइक्रोप्लाज्मा में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये लीजिए, ये आपका IMP क्वेश्चन। सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं कौन सी है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं माइक्रोप्लाज्मा है। और किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हैं? तो माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। आ जाते हैं प्रोटिस्का जगत। सभी एक कोशीय यूकेरियोटिक्स को प्रोटिस्का के अंतर्गत रखा जाता है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्का के सदस्य जिलाटा होते हैं। प्रोक्रियोटिक्स होने के कारण कि कोशिका भित्ति एक सुसंगठित केंद्रक और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिका पाया जाता है। कुछ प्रोटिस्का में कशाभ और पक्षभाभ भी पाए जाते हैं। क्या कुछ कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? कशाभ और पक्षभाभ भी पाए जाते हैं। प्रोटिस्का जगत के सदस्य अलैंगिक तथा कोशिकीय संलयन और जाइगोट बनने की विधि कोशिका प्रजनन कहलाती है। चलिए अगला क्या है? प्रोटिस्का हो गया। अब आ जाता है आपका क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में क्या होता है? क्राइसोफाइट समूह के अंतर्गत जो होता है डाइटम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। क्राइसोफाइट के समूह के अंतर्गत क्या क्या आता है? क्राइसोफाइट समूह के अंतर्गत डाइटम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। ये क्या करते हैं? ये स्वच्छ जल और लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल और लवणीय पर्यावरण दोनों में क्या पाए जाते हैं? सुनहरे शैवाल। डाइटम में क्या होता है? डाइटम में कोशिका भित्ति साबूदाने की तरह इसी के अनुरूप कवक बनाती है। IMP क्वेश्चन है कि डाइटम मृदा किसे कहते हैं? डाइटम मृदा किसे कहते हैं? तो करोड़ों वर्षों में जमा हुए अवशेष को हम कहते हैं डाइटम मृदा। डाइटम मृदा का उपयोग कहाँ होता है? पॉलिश करने में, तेलों तथा सिरप को निष्पन्न करने में। डाइनोफोलेसिट। अवपंक कवक किसे कहते हैं? तो अवपंक कवक मृतोपजीवी प्रोटिस्का है। ये सड़ती हुई टहनियाँ तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूलन परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर स्थिर पर बीजाणुयुक्त कलन काय बनाते हैं। प्रोटोजोआ में क्या आता है? ये लीजिए, सभी प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं वो परपोषी होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांटा गया। एक और क्वेश्चन ये बनता है प्रोटोजोआ क्या होते हैं? तो जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं वो होते हैं परपोषी होते हैं। और जितने भी प्रोटोजोआ को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अमीबिटा, कशाभी, पक्षमाभी और स्पेरोजोआ। चलिए अमीबा व प्रोटोजोआ। अमीबा और प्रोटोजोआ। अमीबा व प्रोटोजोआ स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मुद्रा में पाए जाते हैं। अमीबी प्रोटोजोआ कूटपाद की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं, अर्थात इनका चलन अंग कूटपाद होता है। एंट अमीबा कौन से होते हैं? तो एंट अमीबा परजीवी होते हैं। चलिए अगला,
कशाभिका प्रोटोजोआ के सदस्य जो होते हैं, कशाभिका प्रोटोजोआ के सदस्य स्वच्छ अथवा परजीवी होते हैं। परजीवी कशाभिका प्रोटोजोआ बीमारी के कारण जिसके निद्राण व्याधि बीमारी होती है। निद्राण व्याधि बीमारी किससे होती है? तो देखो, कशाभिका प्रोटोजोआ के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। परजीवी कशाभिका प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है। परजीवी कशाभिका किसके कारण है? प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है, जिसके निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। इसका उदाहरण होता है टिप्रेनोसोमा। पक्षमाभी प्रोटोजोआ जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं। इसमें एक गुहा होती है जो कोशिकाओं की सतह के बाहर खुलती है। पक्षमाभी की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन ग्लेट की तरफ भेज दिया जाता है। पैरामीशियम उदाहरण इसका। स्पेरोजोआ के जीवन चक्र में संक्रमण करके बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम प्रजाति है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचने वाला प्रभाव पड़ता है। एक क्वेश्चन और ये, मानव की जनसंख्या पर आघात किसके कारण पहुंचता है? तो ये क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम प्रजाति है मलेरिया परजीवी, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचने का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये मैंने अभी दूसरा चैप्टर के 4-5 पेज करवाए हैं। इसके अभी तो ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन करा दूंगा। तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर के दोनों के हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट नोट्स की एक थ्योरी मैंने चालू करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और इसके अलावा कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट करने से ये फ़ायदा होता है कि हम कमेंट पढ़ते हैं कि सर आप ऐसा करवाओ, तो हम वो भी चालू कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।